लोकसभा रिपोर्टर 2017 में बोली गई डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज संसद में जितने भाषण हुए, दो एक को छोड़कर सभी हिंदी में हुए और मेरा ख्याल है कि शिक्षा मंत्रालय के लिए यह एक चेतावनी है कि अब वह हिंदी की उपेक्षा न करे। अब वह अपनी भाषा को इस तरह चमकाए ताकि देश को अपनी भाषा पर गर्व हो सके। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि देश का उत्थान शिक्षा पर आधारित है। जिस देश में शिक्षा की जैसी प्रगति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे तेज दिमाग कार्य करेंगे, वैसी ही शिक्षा की उन्नति होगी और देश का विकास उसी अनुपात से होगा। आज पूर्व के देश या पश्चिम के देश जो भी हवाई वेग से उड़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि वे अपनी शिक्षा के बल पर निर्भर करके ऐसा कर रहे हैं। अपनी भाषा पर, अपनी शिक्षा पर और अपने साहित्य पर उन्हें नाज है, इसलिए वे आज इतने ऊंचे हैं कि वे आज दूसरे देशों से होड़ लगाकर आगे जा रहे हैं। क्या हम भी आशा करें कि हमारे देश में एजुकेशन की प्रगति अच्छी होगी? लेकिन पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है, उससे हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे देश में शिक्षा की प्रगति हो सकेगी। हमारे संविधान में एक लोकतंत्रीय शासन स्वीकार किया गया है। इस शासन का यह मतलब है कि जनता अपना मत करके स्वयं देश का शासक बनाए। लेकिन अपना मत देने के लिए जनता में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह सोच सके कि हमारे राष्ट्र का नायक कैसा होना चाहिए। आज जब हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो हमारी जनता कैसे सोच सकती है कि हमारे देश की रूपरेखा क्या हो, हमारे देश के शासन का प्रबंध कैसा हो और हमारा राष्ट्र कैसे शासित हो। यह सोचने की शक्ति जनता को कैसे मिले जबकि शिक्षा की नितांत कमी है। आज जिन लोगों ने मत दिया है कि वह इसलिए नहीं कि उन्होंने गहराई से इस बात को सोचा है या सोचेंगे कि हमारे मुल्क में कैसा शासन होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि हो सकता है कि जनता कभी बहुत भारी भूल कर दे जिससे देश को भारी नुकसान हो। शिक्षा के वास्तव में 3 रूप हैं। एक तो प्राथमिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक और तीसरी अंतिम शिक्षा है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, हमारे संविधान में यह कहा गया है कि 10 साल में प्राथमिक शिक्षा हमारे देश में अपना पूर्ण अधिकार जमा लेगी। लेकिन यह केवल संविधान के शब्दों में ही है और संविधान की किताब में है। वास्तव में वह चीज़ कार्य रूप में नहीं लाई जा रही है। अभी जो दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसमें केंद्रीय सरकार के एक सचिव ने यह निराशा प्रकट की थी कि 10 साल में प्राथमिक शिक्षा अपना पूर्ण रूप ले लेगी। यह संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान ने जो चीज़ स्वीकार की है, सरकार उसका अनुसरण नहीं कर रही है और न अनुसरण करने की आशा है। एक माननीय सदस्य ने इस सदन में एक प्रस्ताव रखा था और उसका समर्थन हमारे साथी ने किया था। उसमें बेसिक एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया था और उसका प्रयोग भी किया गया। गांधी जी ने भी उस चीज़ का समर्थन किया। अगर उसी बेसिक एजुकेशन को हम ले लें तो शायद हम कुछ जल्दी सफल हो जाएं। लेकिन हमने संकल्प के रूप में जिस चीज़ को स्वीकार किया, आज सरकार के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है माध्यमिक शिक्षा, जिसके लिए सरकार ने एक एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया था और उसकी बुनियाद पर यह आशा की जा सकती थी कि संभव है कि उसकी रिपोर्ट के अंदर कोई अच्छा कदम होगा। लेकिन समाचार पत्रों में जो उसकी रूपरेखा देखी जाती है, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इस पक्ष में है और हम अब भी राष्ट्रभाषा को उसका स्थान दें और देश में शिक्षा की नई प्रगति लाएं। तीसरी चीज़ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
वास्तव में आज के दिन हमारा यह तीसरा कारण बेकार है। किसी जमाने में इस यूनिवर्सिटी की जो रूपरेखा खींची गई थी, उस समय अंग्रेजों का शासन, और वे सोचते थे कि साथ ऐसे लोग निकलें जो हमारी सेवा कर सकें तथा थोड़ा थोड़ा सा हर विषय का ज्ञान रखने वाले हों। मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि हम तकनीकी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा डॉक्टर पैदा करें, ज़्यादा तकनीशियन पैदा करें। वास्तव में देश को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि वह पैदा कैसे हो। एक तो ऐसे लोगों के लिए जगह बहुत कम है। अब जो साइंस लेकर प्रथम श्रेणी में पास हो, उसकी भी अलग से पूरक परीक्षा ली जाती है। इसी तरह कहीं मेडिकल में भर्ती किया जाता है तो बड़ी मुश्किल से भर्ती होती है। आज जिन चीज़ों की इतनी ज़रूरत है, उनकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। महोदय, मैं हिंदी के बारे में सदन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हिंदी की बाबत कई लोगों ने कहा है, लेकिन अभी लखनऊ में सम्मेलन हुआ, उसमें जिस तरह से हिंदी की उपेक्षा हुई, उसका बुरा असर देश में हुआ है, क्योंकि लोगों में एक विश्वास होने लगा है कि वास्तव में अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, उसको देश में रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सहकारिता के बिंदु को सरकार गंभीरता से और सहकारिता को मजबूती दे, तो मेरे ख्याल से सहकारिता मजबूत होने के बाद कृषि और पशुपालन दोनों मजबूत हो सकते हैं। दोनों अगर मजबूत हो सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र का किसान मजबूत हो सकता है, और यदि ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो गया तो ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर शहरी क्षेत्र को भी मजबूती मिल सकती है। मेरा मानना है कि सहकारिता एक वह संस्था है जिस संस्था में लोगों की भागीदारी है, जिस संस्था में वहाँ के जनप्रतिनिधियों का समावेश है। वहाँ की जनता मिलकर उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि तैयार करती है और जनप्रतिनिधियों की एक टीम इकट्ठी होकर अपने चेयरमैन का चुनाव करती है। जब किसान को कृषि कार्य के लिए किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता की अनुभूति होती है, तो उन सब लोगों को किसान, मजदूर और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरह से पता होता है। उस हिसाब से सहकारिता के माध्यम से वह उन लोगों की मदद करने में कामयाब हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सहकारिता को मजबूत करना सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपको किसान को मजबूत करना है, पशुपालन को मजबूत करना है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, तो आपको सहकारिता को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाने होंगे। जब कृषि मंत्री जी और सहकारिता मंत्री दोनों मिलकर यह काम करेंगे, तब जाकर हम इस चीज़ को पकड़ पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। सहकारिता के साथ पशुपालन और कृषि हमारा मुख्य पेशा है। ग्रामीण क्षेत्र का सारा जनजीवन ही खेती पर निर्भर होता है, और इस बेरोजगारी के युग में अगर बेरोजगारी को मिटाने वाला कोई खास धंधा या ऐसी कोई व्यवस्था है तो वह कृषि है। एक किसान जब 20 लोगों को रोजगार देता है रोजाना, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गांवों में कितने किसान बसते हैं। वे सारे किसान मिलकर खेती के कार्य में इतनी संख्या में लोगों को जब रोजगार देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हमारा किसान ठगा हुआ महसूस करता है। किसान बहुत सारे अरमान पालता है, सपने देखता है कि अब उसका हित भी कोई देखेगा, उसका भी विकास होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इस सदन के माध्यम से सरकार तक यह आवाज़ पहुंचे कि किसान को कम से कम बिजली दिन में देने की व्यवस्था की जाए, और बिजली दिन में तब मिल सकती है
जब बिजली के क्षेत्र में सरकार बढ़ चढ़कर काम करे। मेरा दूसरा निवेदन है कि पशुपालन से किसान का एक गहरा रिश्ता है। पशु के बिना किसान अधूरा है। आज हमारी ज़मीनों की हालत बिगड़ चुके हैं। पिछले कई सालों से रासायनिक खाद काम में ले रहे हैं। समाप्त।